क्वेश्चन पेपर तो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था। 140 नंबर के क्वेश्चंस किए थे, 160 नंबर के क्वेश्चंस किए थे, 165 किया था। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण पहुंच गए हम 100 मार्क्स पे, 98 पे, 80 मार्क्स पे। ऐसा आप में से कई स्टूडेंट्स के साथ में होता है और उसका बिगेस्ट रीज़न होता है ये नेगेटिव मार्किंग। अननेसेसरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना या गलत तरीके से क्वेश्चंस रीड करना, जिससे आप गलत आंसर टिक कराते हो और आपके जो मार्क्स होते हैं वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही प्रॉब्लम एड्रेस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है CSIR एस्पिरेंट को JRF में ना कन्वर्ट होने का। ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग तरीके के मिस्टेक्स करते हैं और जिसके कारण आपके जो टोटल मार्क्स थे वो धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम वो सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे और किस तरीके से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या रीज़न है जो आपको पुश करता है कि नेगेटिव मार्किंग आपको मिलती है ना, आप गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो। तो वो सारे रीजंस देखेंगे और आप कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं वो भी समझेंगे। इस पेपर में अगर आप जा रहे हैं अपियर होने पूरी तैयारी से, तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ उससे आप कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। देखिए ये बहुत सिंपल है बट बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान होते हैं, थोड़ी सी एंजाइटी होती है और आप सोचते हैं सब कुछ आप रिकॉल करने की कोशिश करने लगते हैं और कई बार आपको ये भी लगता है कि अरे कुछ नहीं याद आ रहा है, दिमाग एकदम ब्लैंक है, सब कुछ मिक्स हो रहा है, कोई कुछ पूछेगा तो शायद बता ही नहीं पाएंगे। इस सब तरीके के थॉट्स आते हैं और कई बार थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन होती है। तो इन सब चीज़ों से खुद को बचाइएगा, है ना। देखो रीज़न क्या है, ये सब बच्चों के साथ में होता है। जब क्वेश्चन आपको सामने से मिलता है, आपको ऑप्शंस दिखते हैं तो आपको आंसर समझ में आएगा, तो पहले वो समय आने दीजिए, है ना। तो इसलिए आपको खुद को काम रखना है, बैलेंस रखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए अपनी एबिलिटीज़ पे, अपने प्रिपरेशन पे। जो 6 महीने से आप इस तैयारी में लगे हुए हैं या 1 साल से या 2 साल से, जितना भी समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट करिए खुद को कि ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन पहले डिसाइड किया था CSIR का पेपर देने का और आके हम पेपर देने लगे। ऐसा तो है नहीं भाई, आपने मेहनत की है, आपने इतने टॉपिक्स को बार बार रिवाइज़ किया है। तो खुद पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, अपनी एबिलिटीज़ को जज मत करिए, पेपर को आने दीजिए, वो चीज़ें आप धीरे धीरे से कर लोगे। ठीक है, पैनिक सिचुएशन को अवॉइड करिए। जब भी आपको लगे नहीं होगा, क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कम क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो क्या होगा, खुद को ठीक है अभी देखते हैं क्या चीज़ें होंगी, इतना कुछ पढ़ा है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। हमेशा तो PYQs कर लेते थे, तो ये वाले भी अगले साल PYQ बन जाएंगे, तो ये भी अभी हमसे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से खुद को काम करिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ अगर आप पैनिक करेंगे, परेशान होंगे, तो जो आते हुए ईजी क्वेश्चंस हैं वो भी आप गलत कराएंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते ही खुद से बात करने लगेंगे आपकी, नहीं नहीं मेरे से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत रिवीजन किया है, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट मैंने लिया है ये मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम का मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट सेक्शन वाइज भी, कि आपने A सेक्शन को या B सेक्शन को या C सेक्शन को कितना टाइम अलोकेट किया है, एज वेल एज जो आप सिंगल क्वेश्चंस पे टाइम डिवोट करते हैं वो भी मैटर करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पार्ट A का। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी पार्ट A की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, जिन्होंने खूब प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए होते हैं, है ना, खूब कॉन्फिडेंस या शुरू से उनकी मैथमेटिक्स रीजनिंग का पोर्शन अच्छा रहा है, तो वो जैसे A सेक्शन पे 35 मिनट्स डिवोट कर सकते हैं, क्योंकि उनको है कि मेरे से 10 से 12 क्वेश्चंस निकाल जाएंगे 15 में, है ना। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी A की प्रिपरेशन कम अच्छी है, जिसको A से हमेशा डर लगता है, जिसने बहुत अच्छे से सेक्शन A की प्रिपरेशन नहीं करी है, तो बेटर है आप 15 से 20 मिनट लगाओ वहाँ पे, 20 से हार्डली 25 मिनट लगाओ। क्यों ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट करना भाई। जब सेक्शन A की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो अगर आप उसमें 40 मिनट लगा दोगे तो पार्ट B एंड C जो आपका फोटे, आप वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। टाइम मैटर करता है ना। तो जैसे सेक्शन A की मैंने बात करी कि सेक्शन A में अगर कोई सोचे कि वो 90 मिनट्स लगा दे या इवन आप 60 मिनट्स लगा दो, तो वो अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेक्शन A में आपको मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस करने हैं और लाइफ साइंस बैकग्राउंड होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा 15 के 15 अटैम्प्ट करके आने वाला और सही करके आने वाला है। कुछ होते हैं जिनके सही होते हैं, बट मेजॉरिटी में क्या होता है कि आप 10 से 15 के बीच में या 5 से 10 के बीच में रहते हो, या कभी कभी आप 5 से भी कम अटैम्प्ट करते हो। तो दैट डिपेंड्स कि आप सेक्शन ए में कितना स्ट्रांग हो। तो अननेसेसरी आप इस सेक्शन को फर्जी का टाइम नहीं देने वाले हो। दूसरा,
ऐसे ही आप पार्ट बी के लिए टाइम एलोकेट करोगे, पार्ट सी के लिए एलोकेट कर दोगे। अब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, पार्ट सी से स्टार्ट कर दिया, पार्ट सी से स्टार्ट कर दिया, अब 2 घंटे वो पार्ट सी में ही लगे हुए हैं, पार्ट बी तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी, क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चंस बड़े होते हैं, उनको लग रहा है नहीं नहीं फिर रीड करते हैं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है हो जाए। तो किसी भी सेक्शन में, इट्स नॉट अबाउट पार्ट ए ओनली, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों सेक्शंस के लिए आपको एक टाइम कुछ माइंड में लेके जाना है कि हाँ भाई इसमें हमें 30 मिनट्स देने हैं, इसमें हमें 90 मिनट्स देने हैं और इसमें हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय देना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा माइंड मेकअप आप करके जाएंगे। डेफिनेटली जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हो तो क्वेश्चंस किस एरिया में आपके ज़्यादा फैमिलियर मिल रहे हैं उससे अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सेक्शन सी को आप 2.5 घंटे दे दो, या ऐसा भी कभी नहीं होगा कि सेक्शन ए को आप 1 घंटे दे दो। कुछ चीज़ें हैं उसको समझिए। दूसरा जो मैंने यहाँ पर डाला है, एलोकेट योर टाइम वाइजली, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन एनी सिंगल क्वेश्चन और सेक्शन। तो सेक्शन की बात तो हमने कर ली कि सेक्शन वाइज हमें टाइम कैसे एलोकेट करना है, एंड अगर मैं किसी सिंगल क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको टाइम को बहुत वाइजली मैनेज करना है। जैसे मान लेते हैं पार्ट सी का कोई क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर रहे हो, अब आपने 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार किया, अगर नहीं हो रहा है तो स्किप करो भाई, नहीं है आपसे, नहीं हो रहा है आपसे, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर आप किसी एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है ना। तो टाइम का मैनेजमेंट आपका सेक्शन वाइज और क्वेश्चन वाइज बहुत ढंग का होना चाहिए, है ना, क्योंकि 180 मिनट ही मिलने वाले हैं, किसी को 4 घंटे नहीं मिलेंगे, वो 180 मिनट्स होंगे जिसमें 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं आपके सोचने और खुद को कंपोज करने में। तो आप मान के चलो 170 मिनट्स के आसपास आपके पास में होते हैं, जहाँ पर ए बी सी सेक्शन करना भी है, वापस से आके पूरे पेपर को फिर से रिव्यू भी करना है कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं अटेम्प्ट कर लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड जो पॉइंट मैंने डाला है, स्क्रीन क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, ट्राई टू फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरिया। देखिए जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आप कैक्टस के स्टूडेंट हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी प्लांट फिजियोलॉजी अच्छी तैयार है, कि आपकी इकोलॉजी इवोल्यूशन आपके यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, या बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई गई है, या मॉलिकुलर बायोलॉजी में आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होता है कि कौन से यूनिट्स, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर यू फील मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकली आपको क्या करना है, जब आप पेपर स्क्रॉल करोगे, क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको स्क्रीनिंग करनी है और आपको सबसे पहले उन एरियाज़ पे जंप करना है जिन एरियाज़ में आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी कमांड है ना। और देखो क्वेश्चन से कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको देख के, या डायग्राम या ग्राफ को देख के आप समझ जाते हैं कि ये आपका जान पहचान वाला है और इससे आपकी जान पहचान नहीं है। तो स्क्रीनिंग करिए क्वेश्चंस की और अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उन पे फोकस करिए। अगर शुरू में कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लीव देम, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास इतनी चॉइसेस हैं। 75 में 25 क्वेश्चंस करने हैं पार्ट सी में, 50 में 35 करने हैं पार्ट बी में, 35 ना करो 25 करो तो भी अच्छे से JRF क्वालिफाई हो जाएगा। तो चॉइसेस बहुत हैं, ये पूरे टाइम एग्जाम हॉल में आपको बोलते रहना है कि भाई बहुत चॉइसेस हैं, दैट्स ओके। अगर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, बहुत कुछ अभी आगे है जहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। एक और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है आपकी कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो शुरू में, स्पेशली मैं बोलूँगी पार्ट सी के लिए चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, कि शुरू में आप उन क्वेश्चंस पे स्ट्रेट अवे जंप करने की कोशिश करो जिन क्वेश्चंस में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। देखो होता क्या है, शुरू में सिचुएशन ज़्यादा पैनिक वाली होती है। अगर आपसे मान लेते 4-5 क्वेश्चंस नहीं हुए तो आप परेशान होने लगते हो। तो उस कंडीशन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने 100% श्योरिटी से किया है, आपको बिल्कुल क्लियर है मेंटली कि ये क्वेश्चन तो भाई मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स का आया है, 100% करके आने वाले, ये हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का ग्राफ पूछा गया है, ये तो लोटका वोल्ट्रा मॉडल है जिसको रूपेन सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो इसको तो हमें करके आना है। तो आप देखोगे और आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत आसान है, और उसको जब आप कर लोगे, अगर आपका वो एरिया अच्छे से तैयार है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर खत्म होता है कि ये क्वेश्चन तो 100% सही है, और ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे। तो स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग में आप उन्हीं क्वेश्चंस पे जंप करेंगे जिनमें आप 100% श्योर हो। एंड ट्रस्ट मी, पार्ट सी में भी आपको 8-9 क्वेश्चंस, मैं बता रही हूँ 8 से 9 क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे हमेशा बहुत सिंपल मिलते हैं। तो अगर आप उनको पहले ढूंढ लोगे, उनको कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं जो पढ़ा था वही आया है, कुछ अलग सा पेपर बना के पेपर सेटर ने नहीं दे दिया है। तो इसलिए आपको पहले उन्हीं क्वेश्चंस पे जंप करना है जिनमें आप 100% श्योर हो। अब नया जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि अगर किसी क्वेश्चन को हमने ढंग से पढ़ लिया तो समझ लो आधा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।
तो ये कहानी यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जब आप क्वेश्चन रीड करो, चाहे वो पार्ट ए का हो, पार्ट बी का हो, पार्ट सी का हो, तो क्वेश्चन की रीडिंग ना हमें बहुत केयरफुली करनी है, बहुत केयरफुली। क्योंकि एक तो ये होता है कि हम अपने दिमाग में एक स्टीरियोटाइप लेके जाते हैं कि अगर हमने ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ा था तो हमको लगता है एग्ज़ाम में इस बार भी इसी तरीके से पूछा गया होगा। बट भाई एग्ज़ाम सेटर जो पेपर सेटर है कुछ कुछ तो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहली चीज़ तो आप जब क्वेश्चन को देखो, रीड करो, तो ये समझने की कोशिश करो कि इस बार के क्वेश्चन में इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन बनाया गया है। मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ना कि ये कि हम क्या पढ़ के आए हैं। आप पढ़ के तो बहुत कुछ आए हो, आपको देखना क्या है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कुछ आपने पढ़ा है उसकी कौन सा इन्फॉर्मेशन पूछा गया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को आपको रीड करना है, केयरफुली रीड ईच क्वेश्चंस एंड ऑल द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिफोर आंसरिंग। कि आंसर करने से पहले आप हर एक स्टेटमेंट को ट्वाइस एटलीस्ट 2 बार आप रीड करोगे, कंफर्म करोगे, फिर आप मार्क करोगे। क्योंकि कई बार किसी स्टेटमेंट में नॉट लिखा है, डजेंट लिखा है ना, वो आप इग्नोर कर जाते हो। एक्सेप्ट लिखा है, तो वो सारे शब्दों पे आपको फोकस करना है, चाहे वो क्वेश्चन में दिया हो करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आपके ऑप्शन में दिया है। आपको क्वेश्चन को ना इंटेंसली बहुत ढंग से रीड करना है। जिस क्वेश्चन को आप श्योर हो कि हाँ इसको अटेम्प्ट करना है, ये मेरे एरिया का है, वहाँ एनर्जी लगाओगे, फोकस्ड होके पढ़ोगे और टेंशन नहीं लोगे कि 2-3 मिनट लग गया। भाई 2-3 मिनट आप लगाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको सही अटेम्प्ट करना है। वो आपका जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है वो उस एरिया का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, पे अटेंशन टू कीवर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चंस। भाई कि ग्राफ दिया गया है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं या कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन पे फोकस करिए। जैसे कभी कभी ग्राफ आप देखते हो तो आपको दिख गया केम, या आपको दिख गया थीटा, या आपको फाई साई दिख गया, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको समझ में आता है कि अच्छा ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो उससे ना आप स्क्रीनिंग में भी आपको आसानी होती है ना, और रीडिंग में भी, उसको इंटरप्रेट करने में भी ईज होता है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी और क्वेश्चन को सही इंटरप्रेट करने में भी आसानी होगी। तो भाई ये काम बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन सही से पढ़ा आधा सॉल्व, ये लाइन याद रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन की रीडिंग बहुत ढंग से करिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, स्किप एंड रिटर्न। जो मैंने अभी इससे पहले भी बोला कि एक बड़ी टेंडेंसी होती स्टूडेंट्स में कि किसी टॉपिक को लेके बड़ा अटैचमेंट होता है। जैसे मैं अपने कैटलिस्ट के स्टूडेंट्स की बात करूं तो जब मैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग पढ़ाती हूँ क्लास में, बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो उनको बड़ी उम्मीद होती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मेरे को अटैम्प्ट ही करना है, करना ही करना है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, 99% टाइम ऐसा होगा कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे। अगर 1% हम मान लें कि कोई नोवेल क्वेश्चन बना दिया उन्होंने बिल्कुल नए तरीके का और कोई नई कॉन्सेप्ट डाल दी उसमें जो आपने नहीं पढ़ा था। जैसे मैं दिसंबर 23 की बात करूं तो दिसंबर 23 में जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन बनाया गया था वो गलत बनाया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ही गलत डिज़ाइन था। होता है कभी कभी, सीएसआर की हिस्ट्री में होता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन गलत बनाए जाते हैं, मतलब बन जाते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, गलती से बन जाते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि भाई देखो ये गलत क्वेश्चन है, उसको तो अटेम्प्ट करोगे, नंबर मिल जाएंगे, बट आप श्योर हो तब कि हाँ ये 100% गलत है। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा था कि ये मेरे एरिया का है, मान लेते पेडिग्री आई है, मार्कर आया है, मान लेते आपको लगा मेरे एरिया का था, और जब आप सॉल्व करने लगे तो आपको लगा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, पता चल गया 5 मिनट लग गए, फिर भाई छोड़ दो उस क्वेश्चन को, है ना। आप 4 मिनट से ज़्यादा उस क्वेश्चन पे स्पेंड नहीं कर सकते हो, बेहतर है उसको मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। फिर वापस अगर टाइम होगा तो फिर से लौट के आ जाना। ठीक है, क्योंकि हमें किसी टॉपिक से या किसी यूनिट से बहुत अटैचमेंट शो नहीं करना है। हमारा पर्पस क्या है, ओवरऑल हमारे 120 से 140 के बीच में आ जाए उतना ठीक है। 120 प्लस अगर होंगे तो जीआरएफ 100% श्योर है। तो हमें कहीं से भी नंबर मिले, चाहे वो सेक्शन ए से मिले, बी से मिले, किसी भी यूनिट से मिले, प्लांट फिजियोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, डेवलपमेंटल हो, कोई भी यूनिट हमें नंबर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उसको स्विच कर जाइए, है ना, अगले क्वेश्चन पे। और जब आप जो टाइम बाद में बचाते हैं रिव्यू के लिए, वापस से आइए, फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, अगर हो जाएगा तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि लगे रहें आप उसमें और 10 मिनट आप निकाल दें। ठीक है, रीड कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट केयरफुली करेक्ट। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं। जब आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ते हो ना, तो उसमें कई बार क्या दिया होता है आपको कि 1 करेक्ट विद ऑल इनकरेक्ट, 1 इनकरेक्ट विद ऑल करेक्ट, ऑल इनकरेक्ट, ऑल करेक्ट, एक्सेप्ट,
है ना। तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, या कॉम्बिनेशन आपसे पूछा गया या सिंगल स्टेटमेंट पूछा गया, है ना। तो जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रीड करोगे तो आपको स्टेटमेंट को ढंग से करना है, और स्टेटमेंट के साथ जब आप कॉम्बिनेशन उनके बनाओगे तो वहाँ पर भी आपको केयरफुल रहना है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपको दिया गया जिसमें A B C D E ऑप्शन था, और आपसे पूछा गया कि कौन से कॉम्बिनेशन इसमें इनकरेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे, मान लेते हैं आपने ए स्टेटमेंट था, B C D स्टेटमेंट थे, और जब आपने ए स्टेटमेंट रीड किया तो आपको पता चला ए स्टेटमेंट गलत था। तो आपको जो एक नोटबुक मिलती है, छोटी सी नोटबुक मिलती है ना पेन के साथ में, जिसमें आप कुछ अपनी कलाकारी कर सकते हैं ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई फ्लो चार्ट, कुछ भी अगर आपको करना है तो वो कर सकते हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 था, जस्ट फॉर एग्जांपल, और इसमें आपको 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट दिए हुए थे। आपसे पूछा गया था कि कौन से कॉम्बिनेशंस इसमें इनकरेक्ट वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो आप देखेंगे कि भाई इनकरेक्ट है, यहाँ पर टिक कर लेंगे। दूसरा आपको क्या करना है कि अगर A B C D स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे फर्स्ट गो में, तो आप इसी के साथ अपनी नोटबुक में ये लिख लोगे, केवल स्टेटमेंट नहीं, A B C D E 5 स्टेटमेंट। ए आपने पढ़ा गलत था, बी आपने पढ़ा था सही था, सी आपने पढ़ा सही था, डी आपने पढ़ा गलत था, ई आपने पढ़ा गलत था। अब ये जब आप कर लेंगे, फिर आपको कॉम्बिनेशन दिया, मान लेते हैं A B C दिया है, ठीक है, एक में B C दिया है, एक में C D दिया है, ठीक है, एक में आपको सपोज C और E दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर गलत था या कौन सा कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट था। यहाँ से इसको मैच करने में आपको थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो पहले तो आप कॉम्बिनेशन को ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद आप इस तरीके का अप्रोच अप्लाई करके समय भी बचाएंगे, देखेंगे कि किसको हमें एलिमिनेट करना और किसको हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो तरीके होते हैं। कौन से? जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो एक तो आपको दिखता है कि भाई ये वाला ऑप्शन तो पक्का है, जैसे आप पढ़ रहे हो कि प्रोलीन रामाचंद्रन प्लॉट में सबसे लीस्ट एरिया ऑक्युपाई करता है, तो आपने कहा भाई ये सही है। नीचे एक स्टेटमेंट दिया है कि थ्रियोनिन रामाचंद्रन प्लॉट में सबसे मैक्सिमम एरिया ऑक्युपाई करता है, ठीक है। यह आपको दे दिया गया कि ग्लाइसिन सबसे लीस्ट ऑक्युपाई करता है, तो आपको पता है कि ग्लाइसिन तो सबसे मैक्स ऑक्युपाई करता है और प्रोलीन सबसे लीस्ट। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं ना जिनको आप सेलेक्ट करते हो कि ये सही होगा, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप एलिमिनेट कर देते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, नेगेटिव कंट्रोल करने का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप सेलेक्ट करो करेक्ट कॉम्बिनेशन को, एंड साइमल्टेनियसली जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनको आप एलिमिनेट करते जाओ। तो चॉइसेस आपकी नैरो हो जाएंगी, ऑप्शंस की जो चॉइसेस है कम हो जाएंगी, उनमें से आप पिक करना एक ऑप्शन को आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करेंगे, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन से उनको एलिमिनेट करेंगे, जो करेक्ट वाले हैं उनको चूज करेंगे, तो दोनों को कैटेगराइज कर देंगे। अब जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके लिए सिलेक्शन ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए। कई बार आप ग्राफ देखते हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको याद दिलाऊं, एक क्वेश्चन आपका शायद जून 21 या एक बार पूछा गया है, जैसे मिकेलिस मेंटन ग्राफ आप पढ़ते हो कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पर आपको सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर आपको वेलोसिटी दे होती है, इसको हम मिकेलिस मेंटन इक्वेशन बोलते हैं, मिकेलिस मेंटन ग्राफ। अब एक बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का, जहाँ पर यहाँ पर उन्होंने सबस्ट्रेट की जगह प्रोडक्ट दे दिया था और यहाँ पर उन्होंने टाइम दे दिया था, और आपसे पूछा था Km वैल्यू क्या होगी, V मैक्स क्या होगा। तो उस ग्राफ से तो आप बता नहीं सकते थे। अगर मिकेलिस मेंटन ग्राफ है मतलब एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट होना चाहिए और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होनी चाहिए। अब इस एक्सिस पे कोई भी आप वैल्यू लिख के, कोई भी पैरामीटर लिख के अगर हाइपरबोलिक ग्राफ बना दोगे तो दैट इज़ नॉट मिकेलिस मेंटन ग्राफ, इजंट इट। भाई ग्राफ जो है वो पैरामीटर पे ही तो डिपेंडेंट है ना। तो जब आप कोई ग्राफिकल क्वेश्चंस कर रहे होगे, कोई मैचिंग टाइप वाला क्वेश्चन कर रहे होगे, कोई डायग्राम वाला क्वेश्चन कर रहे होगे, तो आपको बहुत अटेंटिव रहना होगा कि ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू दी है, वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू दी है, जो डायग्राम बनाया गया है वो किसको डिपिक्ट कर रहा है। या मैचिंग वर्ड में एक चीज़ और होती है कि मैचिंग वर्ड में कई बार आप सही करेक्ट कर, मतलब सही वाला मैच कर लेते हैं, लेकिन जब आप कॉम्बिनेशन बनाने जाते हैं तो कई बार उसमें आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब मैचिंग वाला भी करोगे तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से कि ए का फर्स्ट था, बी का फोर्थ वाला था, सी का थर्ड वाला था, इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में ये वाली प्रैक्टिस भी करोगे, क्योंकि मैच टाइप वाले क्वेश्चंस होते बहुत आसान हैं, लेकिन जब आप कभी भी आप गलती से भी एक को मिसमैच कर दो
तो आपका सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। जहाँ 4 नंबर मिलने थे वहाँ 5 चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई डायग्रामेटिक, ग्राफिकल या कोई इस तरीके का क्वेश्चन आपको फ्लो डायग्राम बना के दिया गया है तो वहाँ ज़्यादा अटेंटिव रहिए। ये मान के चलिए कि जहाँ आसानी है वहीं पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो डिफ़िकल्ट है वहाँ तो आप दिमाग लगाओगे ही, जो आपको ईजी लगेगा ना वहाँ पर गलती करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कई बार मान लेते हैं कि आपने 130 मार्क्स से क्वेश्चन अटैम्प्ट करे बहुत श्योर होके। ठीक है, अब आपको प्रेशर फील होने लगा कि अरे अभी तो 130 हुए हैं, इसमें भी नेगेटिव हो जाएंगे तो हम आउट ऑफ रेस हो जाएंगे। उस प्रेशर में कई बार आप क्या करते हो, अननेसेसरी रिस्क लेने लगते हो। अननेसेसरी समझिएगा, दो चीज़ें हैं कि आप क्या करते हो, रैंडम गेस करने लगते हो कि अच्छा 2 ऑप्शन आ रहे थे, एक मिला लेंगे ऐसा हो जाएगा। इस चीज़ से बचिए। अगर कभी गेस करिए भी ना तो इन्फॉर्म गेस करिए। मतलब क्या है, देखो कई बार क्या होता है ना कि किसी स्टेटमेंट में आपको केवल एक स्टेटमेंट आ रहा है किसी क्वेश्चन में, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं 4 में, तो 3 स्टेटमेंट अगर आ रहे हैं चौथा नहीं आ रहा है तो उसमें आप कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करिए। लेकिन कोई एरिया जो बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है, जिसका दूर दूर से आपको आइडिया नहीं है, या जिसमें 3 में एक चौथा कॉम्बिनेशन या 2 में दो ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो आपको नहीं पता थे, तो उनमें अननेसेसरी गेस मत करिए क्योंकि वो केवल आपको नेगेटिव नंबर देगा, वो कभी भी आपको सही वाला नंबर देगा नहीं। ठीक है, सो अवॉइड रैंडम गेसिंग एज इट कैन लीड्स टू नेगेटिव मार्क्स। ओनली आंसर व्हेन यू आर रीजनेबली श्योर अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द आंसर। कि आप तभी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जब आप 100% श्योर होंगे कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है, अदरवाइज आप तुक्का नहीं लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं ना यूट्यूब चैनल पे, तुक्का लगा के कैसे सिलेक्शन करना है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। व्यूज़ बहुत होते हैं ऐसे वीडियोस के, क्योंकि सब सोचते हैं कि तुक्का कैसे लगाते हैं, बट सच बताएं गेस से केवल कोई भी पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। उससे किसी ऐसे पेपर में जिसमें नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पर आप नीचे ही पहुँचते हो, है ना। तो इसलिए गेस नहीं करना है। गेस अगर करना भी है किसमें, ओनली मेक एन एजुकेटेड गेस इफ़ यू कैन एलिमिनेट एटलीस्ट 1 or 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस, या करेक्ट 1 अगर इनकरेक्ट चूज़ करना है। तो अगर कुछ आपको पता है तो कुछ आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के गेस कर सकते हो, बट अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है वहाँ पर अगर आप टिक करके चले आओगे तो पक्का फिर वो नंबर आपका नेगेटिव ही होगा। तो रैंडम गेस करने से बचना है। दूसरा, मार्क एंड रिव्यू। भाई इस ऑप्शन को जरूर यूज़ करिएगा। जो 100% श्योर है उनको आप सेव करते जाएंगे, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट वाला है या आपका 70-30% वाला या 80-20% वाली कंडीशन है, उसमें आप उसके अकॉर्डिंग मार्क एंड रिव्यू या मार्क करके आगे बढ़ेंगे। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आप यूज़ करेंगे इसलिए क्योंकि हर क्वेश्चन 1 गो में आप सॉल्व नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। 1 गो में आप कौन सा सॉल्व करेंगे जिसमें आप 100% श्योर होंगे। सेकेंड राउंड में आप 70% 80% जिसमें श्योरिटी है उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन अभी भी अगर कम है आपके, तब आप 50-50% वाले पे एनर्जी लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या कोई और ऑप्शन भी ऐसा है जिसको एलिमिनेट करके हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। CSIR में भाई 10-12 न्यूमेरिकल्स तो होते ही होते हैं, अगर आप पार्ट बी एंड सी मिला के देख लो, जिसमें से डिपेंड करता है किसी ने 2-4 किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 6-7 किए, बट कुल मिला के होते हैं ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स। बहुत ज़्यादा नहीं बट मिल जाते हैं आपको, कुछ एंजाइम काइनेटिक्स के, कुछ आपके जेनेटिक्स के, कुछ आपके इकोलॉजी इवोल्यूशन के, है ना, कुछ मेथड्स इन बायोलॉजी के। तो जब न्यूमेरिकल्स आप अटैम्प्ट करोगे तो थोड़ा केयरफुल रहना है आपको कि यूनिट एंगस्ट्रॉम में दी गई है या यूनिट नैनोमीटर में दी गई है। ठीक है, या यूनिट आपकी मोल में दी गई है या यूनिट आपकी मिली मोल में दी गई है। तो जब आप कोई क्वेश्चन, स्पेशली अगर कोई आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला में कौन सी वैल्यू किस चीज़ को डिपेंड कर रही है, ये सारी कंडीशन। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार गलतियां कर देते हैं, स्पेशली बायोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं एंजाइम काइनेटिक्स वाले, है ना, या प्रोटीन केमिस्ट्री में जो कुछ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। हाँ जी, ये वाला जो पॉइंट मैंने डाला है, बी रियलिस्टिक इन योर प्रिपरेशन। देखो कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हैं, आपने ढंग से मैक्सिमम यूनिट प्रिपेयर करी है, तो आपके चांसेस है JRF होने के, और आप क्वेश्चन उस हिसाब से अटेम्प्ट भी करते हो। कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं आपने 5-6 यूनिट पढ़ी हैं, आपकी तैयारी नेट तक की है, आपने अभी पूरी प्रिपरेशन नहीं करी। मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने अप्रैल में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, है ना, जून के पेपर के लिए, चूँकि 1 महीना बढ़ गया तो भी 3 महीने हो गए।
तो हम मान के चल रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की हम बात करें तो 5-6 यूनिट इज़ टू मच। 5 यूनिट अगर किसी ने तैयार करी है तो चांसेस कम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जेआरएफ के लिए। तो आपकी जितनी प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर आपके 5-6 यूनिट प्रिपेयर है तो आप अननेसेसरी नहीं कि इसी बार जेआरएफ हो जाएगा, उस चक्कर में आप पता चल रहा है कि आप 160 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर आपकी तैयारी 120 नंबर की है तो करो, ठीक है, इस बार नेट होगा, अगली बार जेआरएफ के लिए करेंगे। मतलब अननेसेसरी बिल्कुल अनरियलिस्टिक गोल सेट करना कि प्रिपरेशन उतनी नहीं हो और आप अटेम्प्ट करते जाओ, तो उससे फिर आप वापस पीछे आओगे, है ना। क्योंकि आपकी जितनी प्रिपरेशन होती है ना बच्चों, कहीं ना कहीं आपसे बेहतर वो कोई नहीं जानता है। आपको अंदाज़ा होता है कि ये यूनिट ओके, ये यूनिट ओके, ये यूनिट ओके, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका। तो आप क्वेश्चंस आएंगे तो आप सामने से उनको अटेम्प्ट करते जाओगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो कि भाई मैंने ये यूनिट तैयार करी है, इनसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने बन सकते हैं, उसमें कितना हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो बी रियलिस्टिक, उससे आपके नेगेटिव कंट्रोल होंगे। नेगेटिव कंट्रोल होंगे तो जो चांसेस हैं आपके सही नंबर आने के, जितना आप सोच रहे हो वो आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यूज़ करिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सभी पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। क्योंकि भाई इसको अगर कंट्रोल कर लोगे तो सच बता रहे हैं आप जितना करके आओगे 4-5-6 नंबर इज़ ओके। थोड़ा बहुत नेगेटिव मार्किंग सबसे होती है, मैं भी पेपर अभी देने जाऊंगी तो मैं भी कुछ नेगेटिव करूंगी, हर कोई करता है, लेकिन उसको कम से कम रखोगे तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा और आपके जो लुढ़कने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, पूरी वीडियो देखिएगा। कुछ मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।